हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीएल मॉडल पेपर पार्ट 8 करेंगे। इससे पहले मैं 7 पार्ट आपको करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उनको मेरे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जाके उन सारे पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर बहुत एक महीना भी नहीं बचा है। तो फटाफट उन पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, उतना जल्दी आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं पेपर के लिए। और आज के पेपर पूर्णतया लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो कि एनसीएल के द्वारा दिया गया था। उसके बेस पे मैंने ये पेपर को सेट किया है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ इस पेपर सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आप कितने सवाल खुद से कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 1000 की फैमिली हमारी हो चुकी है टेलीग्राम पे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ में वहीं पे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स, लाइक में कंजूसी मत किया कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल है हमारा, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? विकास खन्ना, मुकुल चक्रवर्ती, आलोक राणा, संदीप महाजन। तो फ्रेंड, इस टाइप के जो अवार्ड होते हैं वो हमेशा पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं इनसे सवाल। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है वो मिला है आपके विकास खन्ना को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर बी। और आप सबको पता होगा तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा करने वाला पहला देश है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये शुरुआत जो करी है एंटीबॉडी की वो हमारे देश ने ही की है। इसका राइट आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, जो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है ये शुरू की गई है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, सती प्रथा का विरोध जो किया था, वैसे तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए कानून बनवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, लेकिन इसका जो विरोध करने वाला जो मुगल बादशाह था वो कौन था उस टाइम में? वो था अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो दार्जिलिंग पर्वतीय नगर है ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। और हमारे देश में जो जीआई टैग है, सबसे पहले इसी दार्जिलिंग टी को ही मिला था। जो दार्जिलिंग की चाय है ना, उसी को सबसे पहले हमारे देश में जीआई टैग मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड, जो आगा खां कप है इसका संबंध है आपके हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17, इसमें ये बताया गया कि आप किसी की भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं कर सकते हैं, सब एक समान है भारत में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स, आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी जीके में इस सवाल को। तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था आपके माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी। और कैबिनेट मिशन योजना से क्या हुआ था? इसके जरिए हमारा जो भारत का संविधान जो आज है वो इसी योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? वसा, प्रोटीन, उपरोक्त दोनों, या कार्बोहाइड्रेट? तो फ्रेंड, देखते होंगे जो धावक वगैरह होते हैं या जो भी हैवी वर्क करते हैं खेल कूद में जो होते हैं, तो उनको तत्काल ऊर्जा चाहिए होता है। उसके लिए क्या लेते हैं वो लोग? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक टाइप का क्या होता है? वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो फ्रेंड, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी इकाई है आपकी वेबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो फ्रेंड, आप सबको पता है हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है।
अगर रेटिना पे नहीं बनता है तो उसमें दोष हो जाता है आंखों में, जिसको कभी कभी हम निकट दृष्टि दोष बोल लेते हैं। निकट दृष्टि इसीलिए बोलते हैं कि वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए उसको निकट बोल देते हैं। दूर का मतलब होता है जब रेटिना से दूर बनता है तो उसको दूर दृष्टि दोष बोल देते हैं। अगर रेटिना बनेगा तब तो आपकी आंखें सही हैं, 6/6 अगर आपकी आंखें हैं तो आपकी आंखें एकदम ठीक है। अगर उससे कहीं ऊपर नीचे है तो आपकी आंखें गड़बड़ हैं, उसके लिए फिर हम लेंसेज वगैरह का यूज हम करते हैं। तो जो मानव रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड, वो वास्तव में क्या होता है, वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब यार रखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा वो। तो राइट होगा वास्तविक और उल्टा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो फ्रेंड रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। और ये नेचर में कैसा होता है? नेचर में ही होता है क्षारीय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे भारी कण है? तो सबसे भारी कण जो माना जाता है वो माना जाता है न्यूट्रॉन को। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, काफी आता है एग्जाम में और अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो फ्रेंड जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी। और एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, जिसे हमें शरीर का सैनी भी कहा जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका। इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 4 दिन। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोग लड़ती रहती हैं, अब जो लड़ती हैं तो ये मरती भी रहती हैं जल्दी जल्दी, इसलिए इनका जीवन काल कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टिटनेस किसके कारण होता है? तो फिर टिटनेस बीमारी जो होती है ये होती है आपकी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी। विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, इन्हें ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन ए से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल। अब कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं क्या लगेंगे, क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे फटाफट 100 किलोग्राम, सोचेंगे हमारा आंसर सही हो गया, क्योंकि उनको पता है चंद्रमा में जो ग्रेविटी होती है 1/6 होती है। इसका 1/6 करेंगे तो 100 आ जाएगा, और वो 100 ऑप्शन में देगा भी तुमको, इसलिए देगा वो ऑप्शन में क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए देगा आपको। आप इसका आंसर लगा देंगे 100 किलोग्राम, जो कि होगा गलत। अब क्यों होगा गलत? देखो यहाँ पूछा क्या सवाल नहीं, यहाँ पूछा द्रव्यमान दिया हुआ है पिंड का, और चंद्रमा में द्रव्यमान पूछा। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट होता है, याद रखना। अगर वो भार पूछता तब तो आप इसका आंसर 100 किलोग्राम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा द्रव्यमान यानी मास। मास हमेशा यूनिवर्स होता है। 600 किलोग्राम का पिंड अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा तो 600 किलोग्राम ही रहेगा, वहां कम थोड़ी ना हो जाएगा उसका। तो राइट होगा 600 किलोग्राम। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डिस्क धारा डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? रेक्टिफायर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया हमारे अब मैथ के। तो कुछ अमरूद 16 या 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। यदि कोई अमरूद शेष न बचे तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड, और इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का फैक्टर चलता है यहाँ पे। तो अगर कम से कम पूछेगा तो आप निकालेंगे एलसीएम यानी लॉसअप्पा, और ज्यादा पूछेगा तो आप निकालेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासअप्पा। तो यहाँ पे कम से कम पूछ रहा है, कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए, तो हम उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो जो दिया हुआ उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 16, 40 और 70 का दिया हुआ, अब उसका एलसीएम निकालिए। 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये होगा 35 दूना 70। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 35 तो कटेगा नहीं। ठीक है। तो आ गया हमारा 2 5, इसको आप काट दीजिए 5 से, आ गया 2 5 35 बचा है ना, यहाँ लिख देते हैं 2 5 35 बचा था हमारा, इसको काट देते हैं हम। इसको आप 5 से काट दीजिए तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 5 का 5, 5 सत्ते 35। अब देखो किसी से नहीं कटेगा, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 ही प्राइम नंबर, तो किसी कटेंगे नहीं इनका ऐसे एलसीएम। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70, 70 दूना 140, 140 चौका कितना हो गया? 54 56, 560। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 560। कितना रहा? 560। और इसका ऑप्शन कहाँ 560 दिया? देखो दिया वो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 560 अमरूद हमको चाहिए
ये 16, 40, 70 लड़कों में अगर इसको हम बांटेंगे तो ये अमरूद सारे बढ़ जाएंगे और कोई भी अमरूद शेष नहीं बचेगा। वही क्वेश्चन हमसे कह रहा था और हमारा आंसर आ गया 560। हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने इसका एलसीएम निकाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से हम कर सकते हैं। 10% बढ़ रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11/10। ये हम कर देते हैं यहाँ पे। तो 1,21,000 तो हमारा 20 वैल्यू है। तो उससे अगले पूछा तो 2 बार हम इस 2 बार को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/10 गुणा 11/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो आप ऐसे ही काट दीजिए। 11 का सर कितना होता है, 121। यहाँ भी 121 बचा है, तो यहाँ बचा है हमारा 1210 गुणा 121। ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप चाहे मल्टीप्लाई करें, आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो उसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट बच्चा, देखो एग्जाम में यही होता है, स्मार्ट प्रोसेस, स्मार्ट क्या लगाएंगे आप, दिमाग अपना लगाएंगे, स्मार्ट अप्रोच आप लगाएंगे कि इस सवाल को मैं बिना गुणा करे कैसे आंसर ला दूँ। आओ देखेंगे आप ऑप्शन दिया हुआ है 1,25,000, 1,35,000, 1,45,000 और 1,46,410। ठीक है। तो देखिए सब में इकाई अंक जीरो दिया ही हुआ है, तो इकाई अंक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बाद दहाई अंक देखिए, दहाई अंक 3 ऑप्शन में तो जीरो दिया हुआ है, लेकिन चौथे ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 तो दहाई में तो 1 ही आएगा, यानी 10 हमारा एंड में आना है। और 10 एंड वाला ऑप्शन एक ही है हमारे पास, 1,46,410। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। और जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही आगे निकलते हैं। बस यही अंतर होता है एक एवरेज बच्चे में और एक स्मार्ट बच्चे में, यही अंतर आता है। क्वेश्चन आप भी कर रहे हैं, क्वेश्चन वो भी कर रहा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी कर रहा है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया 1,46,410। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का पहले एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, मैंने बहुत बताया। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन दिया है 5,000, आर दिया हमको 4%, समय दिया हमको 2 साल बट्टे 100। 0 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, आ गया 4,000, सॉरी 400 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये रहा, स्वाति ने ₹5 में 6 की दर से पेन खरीदे और उन्हें ₹6 में 5 की दर से बेच दिया। इस प्रकार इस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, लाभ और हानि का। और इस टाइप के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इस टाइप के सवाल बच्चा सोचता है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि यहाँ कहीं मूल्य कहीं बात करी नहीं गई है, यहाँ वस्तु की बात कहीं नहीं कर रहा है वो। ठीक है। वस्तु में कहीं दिया हुआ भी नहीं कितनी वस्तु क्या है, कैसे क्या चीज़ है। तो इस सवाल हम कैसे करेंगे, तो इस सवाल करने का तरीका मैंने आपको बताया था। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, नए वालों को तो नहीं पता होगा मैंने कैसे उसको बताया सवाल को। तो जब भी इस टाइप का सवाल फ्रेंड्स आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो याद रखना, पहला स्टेटमेंट का वस्तु दूसरे स्टेटमेंट का दाम माइनस दूसरे स्टेटमेंट का वस्तु पहले स्टेटमेंट का दाम बट्टे जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वही आपको नीचे लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट में वस्तु क्या है, 5 रुपये 6 की दर से पेन कहते हैं, 6 इसमें वस्तुएं हैं, गुणा दूसरे स्टेटमेंट में दाम कितना दिया उन्हें ₹6 में, तो दूसरे 6 दाम दिया हुआ माइनस अब जो बचा वही बचेगा दूसरे वस्तु का स्टेटमेंट, दूसरे वस्तु का दाम पहले वस्तु, ठीक है, बट्टे 5 गुणा 5 इंटू 100, परसेंटेज 100 में कर देते हैं, सिंपल है। अब करिए इसको, 6 गुणा 36, 5 पच्चे 25 बट्टे 25 गुणा 100। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 36 में से 25 जाए कितना बचेगा, 5 इधर और 11, यानी 11 बचेगा आपका, 11 बट्टे 25 गुणा 100। अब काट लीजिए, 25 चौका 100, 11 चौके 44%। अब देखिए प्लस में आंसर आ रहा है, इसका लाभ हुआ है हमको। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हमको हानि होती है। तो हमारा 44% क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 44% लाभ हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन देखो दिया हुआ है लाभ 44%, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या करना होता है, तो पहले स्टेटमेंट का वस्तु, दूसरे स्टेटमेंट का दाम, फिर पहले स्टेटमेंट का दाम, दूसरे स्टेटमेंट का वस्तु, बट्टे में ये लिख देना है जो दूसरे स्टेटमेंट था, इंटू 100 हमने क्यों करा, परसेंटेज के लिए। सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब आता है एवरेज का हमारा।
ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का 43 किलोग्राम है तो बी का भार होगा। सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब करते हैं इसको फटाफट। तो हम ए बी सी का योग निकाल लेते हैं पहले। टोटल योग कितना होगा, ए बी सी का योग होगा हमारा 45 गुणा 3, कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, फिर कहा ए और बी का, तो हम ए और बी का निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना है 40, तो 40 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 80। उसे कह रहा है बी और सी का कितना 43 है, तो बी और सी का भी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी बराबर 2 गुणा 43 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, हमको पूछा बी का भार पूछा है। बी का हमें भार निकालना है फ्रेंड्स। बी का भार आ सकता है हमारा, कैसे आ सकता है, अब देखिए अगर हम यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू रखें सी आ जाएगा, और बी प्लस सी की वैल्यू रखेंगे ठीक हो जाएगा। तो टोटल जो आया हमारा ए प्लस सी 135 को लिख लेते हैं पहले। टोटल जो हमारा आया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135। अब देखिए बी और सी के मान हमको दिया हुआ है 86, यहाँ 86 रख देते हैं तो ए का मान निकल आएगा। तो ए का मान कितना जाएगा, 135 माइनस 86 कर दीजिए, कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 49 किलोग्राम। ये तो एक आ गया। उसका बी हम बी का निकालना हो जाएगा। अब ए प्लस सी का मान हमको कितना दिया हुआ था, ए प्लस ए सॉरी कहाँ गया, ये रहा, बी प्लस सी का हमने ए का मान निकाल लिया। अब ए प्लस बी रख लेते हैं, ए प्लस बी, उसको इरेज कर देता हूँ कन्फ्यूज हो जाएगा। ए का मान हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 135। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए का मान हमने निकाल लिया था, ए का मान निकाल लिया है, और हमको पूछा किसका मान है, बी का मान, तो बी का मान निकाल देते हैं। अब रुकिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान कितना है 43 किलोग्राम, और बी प्लस सी का कितना था 43 गुणा 2, तो कितना 2 3 6, 2 चौके 8, 86 हमारा आ गया था। ठीक है ना, ए प्लस सी 135, ए प्लस बी 40 गुणा 2 80। ठीक है हमारा। अब हमको क्या करेंगे, अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के मान, हमने ए प्लस बी का मान अगर रखेंगे हम यहाँ पे तो सी का मान निकल आएगा। ए का मान निकाले, सी का मान निकाल लेते हैं। अब सी का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान है 80, 80 प्लस सी बराबर 135, तो सी बराबर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 35, यानी बचेगा 55। ठीक है, और ए का मान कितना आया था हमारा, ए का मान कितना आया था, बी प्लस सी 86 है ना, तो यहाँ 15 में 6 जाएगा, 5 जाएगा, पूछा यहाँ एक हासिल लेंगे 15, 15 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 12 बचेगा 49। अब देखिए ए और सी का मान हमारे पास आ गया है, तो ए और सी का मान यहाँ रख दीजिए, आपका मान निकलेगा। तो ए और सी कितना हो जाएगा, ए और सी को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 4 9 10, 104 आ गया। 135 में 104 घटा दीजिए, आपका बी का मान आ जाएगा। तो 135 में से बी बराबर हो जाएगा 135 माइनस 104, कितना आएगा, 5 पे 4 गया 1, 13 में 10 गया 3, 31 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 31 किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 में है, यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कितने छात्र थे। अच्छा सवाल है और ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। मान लेते हैं वो ए बी सी थे, तो पहले कितने थे 2 3 5, 40 बढ़ने के बाद जब प्लस 40 करे हमने तो कितना हो गया नया मान, नया मान हमारा हो गया 4 5 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 रेशो बढ़ा है, यहाँ भी 2 रेशो बढ़ा है, यहाँ भी 2 रेशो बढ़ा है। अभी 2 रेशो क्यों बढ़ा है, क्योंकि 40 स्टूडेंट बढ़े हैं हमारे पास। इसके अलावा 2 रेशो जो है अपने साथ 40 नंबर लेके आया है, तो 2 रेशो का जो मान है वो 40 के बराबर है। तो 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 200। ठीक है,
इसने क्या पूछा, प्रारंभ में कितने छात्र, प्रारंभ कितने छात्र थे, तो देख लीजिए प्रारंभ में छात्र थे 5, 3, 8, 2, 10, 10 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए 10 गुणा 20 बराबर 200। तो प्रारंभ में 200 स्टूडेंट थे, एड्रेस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यह दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, यानी काम छोड़ के चला जाता है। बी शेष काम कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस टाइप के सवाल टाइम एंड वर्क से आपको जरूर देखने को मिलेंगे थे एग्जाम में। तो हमें कुछ नहीं करना है। ए की एफिशिएंसी कितने दिन की है, 25, बी की कितनी है, 30। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, हम टोटल वर्क हमको पता नहीं, हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 25 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ऐसा मल्टीपल लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो 30, सबसे बड़ी संख्या 30 है, 3 2 6 3 2 14 3 15, 150। आप ले लीजिए 150। तो 25 का कितना होता है 150, ये होता है 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 ये कर लेता है 5, यानी 11 काम ये लोग कर लेते हैं। 5 दिन तो दोनों साथ काम कराएंगे, यानी 5 दिन काम करते हैं, ये दो लिखा है ना, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो दोनों के एक दिन का जो काम है 11 है, 5 दिन कितना काम कर लेंगे लोग, 55 काम कर लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल 55 काम ये दोनों मिलकर कर चुके हैं। अब क्या हुआ, ए ने धोखा दे दिया बी को, अब ये कह रहा मैं काम नहीं करूंगा, अब तू काम निपटा, अब तू चले जा, अब वो भाग गया यहाँ से। ठीक है, तो 55 काम तो दोनों मिलकर कर लिया, टोटल काम कितना था 150, तो अभी काम कितना बचा है, इसलिए शेष कार्य कितना है, टोटल काम था 150, जिससे 55 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 95 काम बचा है। अब 95 काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 दिन की। अगर टोटल 95 काम है 5 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको, देख लीजिए, 5 का 5, 5 नहीं 45, 19 दिन उसको लगेंगे। राइट आंसर होगा 19 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने में तथा वहां से वापस आने में कितना समय लगेगा। और सवाल देख के आधे के तो रोंगटे फूल गए होंगे, ये सवाल हम करें कैसे। तो ये सवाल उनके लिए कठिन है जिन्होंने आज तक गणित को छुआ ही नहीं है, या जिनके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है। वैसे सवाल कठिन भी है और देखा जाए तो बहुत ईजी भी है। ठीक है ना, तो सवाल हम कैसे करेंगे, अब देखिए। तो हमसे दूरी पूछिए, समय कितना लगेगा, समय हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं हम समय को, कोई दिक्कत नहीं है। तो नदी के साथ चाल कितनी दे रखी है, स्थिर जल में 7 किलोमीटर और नदी धारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो लिख देते हैं धारा के साथ चाल कितनी होगी, धारा के साथ चाल कितनी होगी, 7 + 3 बराबर 10। ठीक है, इसी प्रकार धारा के विपरीत कितनी होगी, ये हो जाएगी 7 - 3 बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 20 किलोमीटर जाने और आने लगा समय हमको निकालना था। उसने तो सवाल कहा है, सवाल कह रहा है कि 20 किलोमीटर जाने में था तो वहां से वापस आने कितना समय लगेगा, समय हमसे पूछा है, कर लेते हैं। तो 20 किलोमीटर जाने व आने का समय कितना होगा, समय जब चाल रहा है क्या था, दूरी बट्टा समय, समय हो रहा है क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। देखो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल कितनी पहले में 10 है, लिख लेते हैं 20/10 प्लस दूसरी स्टेटमेंट में कितनी है, दूसरी स्टेटमेंट में 4 है, टोटल दूरी कितनी, दूरी तुम्हारी 20 ही है, तो 20/4। अब काट ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये जाएगा 2 + 5 बराबर 7 घंटे। आ गया आपका आंसर, तो राइट आंसर होगा 7 घंटे लगेंगे उनको, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है ना, आगे हो, समझ में आ गया, नहीं समझ आ तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगला सवाल है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो गति पूछी, चाल पूछा है तो निकल जाएंगे आराम से वाले। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। स्पीड हमसे पूछी है लेकिन किलोमीटर पर घंटा पूछी है, बस थोड़ा सा लॉजिक यही लगाना है। दूरी कितनी है 300, समय कितना लग रहा है 10, तो कितना लगेगा
यानी स्पीड आई है 30 मीटर पर सेकंड आई है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मीटर पर सेकंड बदलना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुक जाइए, तो यही हो जाएगा। इसको एरेज कर देता हूँ मैं ऊपर वाले को। तो 30 है ना, अब 30 को अब किलोमीटर पर घंटा बचेंगे तो 30 गुणा 18/5, 5×6 = 30, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब पूछा है tan 45 डिग्री का मान बताओ। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में दिया हुआ है नए सिलेबस में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अब यहां से हिंदी शुरू होती है हमारी। बाजार शब्द में संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जाति व समूह। अब देखिए फ्रेंड, बाजार में क्या होता है, काफी लोग इकट्ठे होते हैं। बाजार हो गया, मेला हो गया, इनसे किस चीज का बोध आपको होगा, एक समूह का बोध होगा ना, कि एक से इकट्ठे कितने लोग हैं वहां पे। तो राइट आंसर होगा आपका समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धन का पर्यायवाची नहीं है। तो संपदा ये तो धन का ही पर्यायवाची है, द्रव्य ये भी धन का पर्यायवाची है, दौलत ये भी धन का पर्यायवाची, द्रव्य है ये धन का पर्यायवाची ना हो, किसका पर्यायवाची है, ये है पानी का पर्यायवाची। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्द अभिशाप में उपसर्ग है, अति, अभि, अधि, आ। तो फ्रेंड अभिशाप साप होता है, साप में हमने अभी लगा दिया तो अभिशाप बन गया। तो राइट आंसर होगा हमारा अभी। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द में पहले लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्त ऋषि में समास है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया, जब भी किसी शब्द का पहला अक्षर की संख्या को प्रदर्शित करता हो तो वहां पे हमेशा कौन समास होता है, वहां पे हमेशा द्विगु समास होता है। क्योंकि दो सप्त ऋषि का मतलब क्या है, 7 ऋषि, संख्या 7 आ रहा है ना पहले, 7 ऋषि। तो जहां अंक आ जाए तो वहां पे हमारा द्विगु समास होता है, इसकी यही पहचान है। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व समास की मैंने बताया, द्वंद्व समास से क्या होता है, जैसे माता पिता। अब माता पिता मेन नहीं है, इसमें जो भी डंडी जो आ गई है ना ये मेन है। भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे जो शब्द होते हैं जिसके बीच ये ऐसी बीच ये बना रहता है डंडी जैसा, वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है। तो फ्रेंड बड़ी फेमस रचना है, तो सबको पता होगा, बच्चों को भी पता होना भी चाहिए। गोदान जो रचना है ये है मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग वो पे लिख लेते हैं सही। मैंने हमेशा बताया, जब इस टाइप के सवाल आए तो हमेशा सही स्पेलिंग अपना आप लिख लो और उसको मैच कर लो। तो राइट कमीशन हमको लिखना है, तो कमीशन सही स्पेलिंग होती है COMMISSION। अब देख लीजिए ये किसमें है, तो पहले देखिए COMMISSION, तो हमारे पहले में देखो सही मिल गया हमको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ कॉन्सील वर्ड। तो कॉन्सील माने सिनोनिम का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द जिनका अर्थ एक जैसा ही हो। तो कॉन्सील का पहले हमें मतलब बताएं, इसका मतलब होता है छिपाना। अब आपको इसका मीनिंग पता होगा तो वहां से निकाल पाएंगे। अब छिपाने का देखिए यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है, देखिए पहला ऑप्शन है ए, सो तो छिपाने का मतलब नहीं निकल रहा है, यहाँ तो दिखाने की बात हो रही है। हाइड बन होता है छुपाना, हाइड एंड सीक खेलते थे ना, हाइड एंड सीक छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं, तो हाइड स्टेटस होगा हाइड। हाइड माने क्या होता है, किसी चीज को छिपाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डैश कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन, द, नन। तो फ्रेंड यहाँ बहुत से लोग होंगे वो ये लगा के आ जाएंगे, ए कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, सोचेंगे हमारा आंसर सही है और उनका आंसर हो जाएगा गलत। एन का प्रयोग हम कह नहीं सकते हैं, एन का प्रयोग हम उसमें करते हैं जहाँ पे A, E, I, O, U हो, जहाँ व्यंजन हो। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दा। अब दा का प्रयोग हम क्यों करेंगे, कैमल का मतलब ये हम एक ऊंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ऊंट की प्रजाति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत बड़े समूह की हम बात कर रहे हैं, जहाँ समूह की जब बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ इंसोलेंट। एंटोनिम मान होता है विलोम, जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना विलोम, रात का विलोम क्या होगा दिन, उस प्रकार इंग्लिश में भी विलोम होते हैं तो उसको एंटोनिम बोला जाता है। तो इंसोलेंट, अब पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है। इंसोलेंट मतलब होता है बदतमीज, ढीठ है। एक टाइप हम लिख लेते हैं ढीठ लड़का।
ढीठ होता है, वो किसी की बात नहीं मानता, बड़ा बदतमीज होता है, हैं, किसी ढंग से बात नहीं करेगा, ना किसी ढंग से उत्तर देगा। तो इसका एंटोनिम बताना है, नहीं इसका उल्टा। तो बदतमीज का उल्टा क्या होगा? जो विनम्र, जो लड़का अच्छा होगा, जो अच्छी बात, सबकी बात मानता होगा, सबकी आंखों का तारा होगा। तो सबमिसिव, इसका राइट आंसर होगा सबमिसिव। सबमिसिव माने क्या होता है? विनम्र। ये इसका उल्टा हो गया, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला रीजनिंग आ गया। अनाज, गोदाम, पानी, ये क्वेश्चन मार्क। तो अनाज का जो संबंध गोदाम से है, पानी का संबंध किससे होगा? अब देखिए फ्रेंड, अनाज वगैरह जो भी होता है हम कहाँ पे इकट्ठा करते हैं? उसको गोदाम में हम इकट्ठा करते हैं। उसका पानी को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं, डैम जिसको बोलते हैं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में आगामी संख्या कौन सी होगी? नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी? 4, 5, 9, 14, 23, क्वेश्चन मार्क और 60। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 कितना होता है? 9। 9 5 कितना होता है? 14। 14 9 कितना होता है? 23। तो 23 14 कितना होगा? 4 3 7, 2 और 1 3 37। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से एलिमेंट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा पावर ब्रेक का भाग नहीं है? डिस्क ब्रेक, एयर प्रेशर ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पावर ब्रेक मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, ये इसमें क्या चीज़ नहीं होगा? इसमें डिस्क ब्रेक तो होता है, ये प्रेशर ब्रेक भी होता है, लेकिन ये मैकेनिकल ब्रेक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। पावर ब्रेक क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हृदय का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो हृदय कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है मास्टर सिलेंडर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त किया जाने वाला इनलेट वाल्व किस मटेरियल का बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील, हाई कार्बन स्टील, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड डीजल इंजन में जो इनलेट वाल्व होते हैं, कल मैंने आपको डीजल इंजन पढ़ाया था, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके वीडियो देख लीजिएगा। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है। तो जो इनलेट वाल्व बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं आपके निकिल क्रोमियम स्टील से। ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बदल के आपसे अगर सुनो बोलिए एग्जॉस्ट वाल्व किससे बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे सिलिकॉन स्टील। जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो बने होते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? तो हीट इंजन जहां कंबशन हो रहा है वहां ताप द्वारा गैसों को फैलाया जाता है, उससे क्या जनरेट होगी? जैसे पावर जनरेट होगी। इंजन में पावर तो बनेगी, इंजन का काम ही पावर जनरेट करना, शक्ति को बनाना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर यानी शक्ति। अब दाब चाल तो नहीं बनाएगा ना वो, आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी इसका आंसर लगा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा नहीं है। ठीक है। स्टीम इंजन, इसमें तो एक्सटर्नल कंबशन होता है। टरबाइन इंजन, इसमें भी एक्सटर्नल कंबशन होता है। लेकिन डीजल इंजन मैंने आपको पढ़ाया था, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, उसको बताया था ना, इसमें इंटरनल कंबशन होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या होता है? इसमें इंटरनल कंबशन होता है, ना कि एक्सटर्नल कंबशन। ठीक है ना। कंबशन का मतलब हुआ दहन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है, आप तो इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा है? डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल ऑयल की इग्निशन क्वालिटी किससे जानी जाती है? ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इससे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, डीजल इंजन की जो डीजल ऑयल की जो इग्निशन क्वालिटी होती है वो किससे नापी जाती है? वो तो सीटेन नंबर से नापी जाती है। डीजल इंजन पूछता है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है। लेकिन यहाँ से पूछा पेट्रोल ऑयल, तो पेट्रोल ऑयल की जो नापी जाती है वो ऑक्टेन नंबर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, निचली सीमा, और यहाँ होगा अपनी नहीं, ऊपरी, ऊपरी। ठीक है ना। तो सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था ना, टीडीसी, बीडीसी, बीडीसी, टीडीसी, इन्हें टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। बिल्कुल होती है, ये तो सही स्टेटमेंट है हमारा। ये अधिक सघन होते हैं यानी कॉम्पैक्ट होते हैं, ये भी सही बात है। यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो मैंने आपको बताया था जब कल मैंने डीजल इंजन पढ़ाया था, तो बहुत लोगों ने देखी ही नहीं है वीडियो में, देख रहा हूँ ज्यादा से व्यू भी नहीं आए हैं। लोग सोच रहे हैं तो बहुत हलवा चीज है, हम कर लेंगे एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाएंगे ना तब पता लगेगा, और जो थ्योरी पढ़ के जाएंगे वो एग्जाम निकाल लेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो मैं स्ट्रोक का मीनिंग बताया था मैंने, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, हम स्ट्रोक क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला दे रखा है पिस्टन के 2 लोग अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की परिक्रमा में, या पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पिस्टन के क्या होगा, पिस्टन के तो 4 स्ट्रोक लगेंगे, और उतनी देर में क्रैंक शाफ्ट क्या है अपना 2 चक्कर पूरा कर लेगी। उसमें हमारा जो पूरा 4 जो चीजें होती हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं 4 स्ट्रोक में, पहला होता है हमारा इंटेक वाल्व, इंटेक सेक्शन, इंटेक होता है, दूसरे कंप्रेशन होता है, तीसरे पावर स्ट्रोक होता है, और चौथा हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते रहते हैं जब तक इंजन हमारा चालू रहता है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब यही था कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक या क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूरे हो जाएं, पूरे पूरे, ठीक है। और ये चक्कर चलते रहता है कंटिन्यू जब तक इंजन हमारा चालू रहता है और हमारी गाड़ी चलती रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, डीएल आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, एक चालान भी कटता है और बहुत दिक्कतें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 3, सॉरी सी, इसको एज कर दूं नहीं तो कहेंगे हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी धारा 3 में कहा गया, ठीक है। पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है, 1 माह, 6 माह, 1 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो ये होता है हमारा प्रमाण पत्र, इसकी वैधता 1 साल की होती है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आरटीओ के फॉर्म 2 की उपयोगिता क्या है। तो आरटीओ फॉर्म से सवाल आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे सवाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आरटीओ का फॉर्म जो 2 होता है, इसका काम होता है नए लर्निंग लाइसेंस व नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यातायात संकेतों का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा में किया गया है। तो फ्रेंड जो यातायात संकेत हैं इसकी बात करेगी धारा 5 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर नए नियम अनुसार कितने रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो आपातकालीन गाड़ी जैसे एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड सर्विस हो गई, पीसीआर वगैरह गाड़ियां होती हैं, इनको पहले इनके लिए जुर्माने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो नए ट्रैफिक रूल्स आए थे लास्ट टाइम उसमें इनके लिए प्रावधान किया गया है, और ये किया गया है 10,000 रुपए का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने मोटर मेरे साथ में किया होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 55, ठीक है ना। और जिनको पीडीएफ चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से कर लीजिएगा, लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, सारी वीडियो का लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहां से जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा याद से कि आपने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं आपसे कल किसी नए टॉपिक पे, थैंक यू।